हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे। देखिए, काइनेमेटिक्स का बहुत सारा जो कंटेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं और ग्राफ भी पढ़ चुके हैं। तो जो ग्राफ हमने पढ़े थे, अब उन्हीं ग्राफ पे बहुत अच्छे अच्छे पीवाईक्यू करेंगे, जो पीवाईक्यू आए हुए हैं एनडीए के अंदर। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस हम क्या समझ पाएंगे कि हमारा डेटा, जो हमारा कंटेंट है, वो कितना तैयार है, हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। तो जो अब तक हमने पढ़ा है कंसेप्ट, अब उसको हम यूज करेंगे किसके अंदर? क्वेश्चंस के अंदर। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पीवाईक्यू की तरफ। देखिए, जैसे कि आपके सामने फर्स्ट पीवाईक्यू है 2022 के सेकंड में आया हुआ है। क्या है ये पीवाईक्यू? क्या कहा उसने कि यदि वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड और वेलोसिटी, मतलब स्पीड की और वेलोसिटी को दोनों को रिलेट करना है और उसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। किस किस को बताना है? चाल को और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा इससे ढका हुआ है, ये लिखा हुआ है चाल। ठीक है ना, तो किसके बारे में बताना है? चाल के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? चाल के बारे में। ठीक है, तो वो ये बताएगा, क्या बताएगा वो? कि चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, चारों स्टेटमेंट को, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कि स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। जबकि हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी भी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना। लेकिन जब हमने स्पीड को पढ़ा था, तो स्पीड में हमने ये पढ़ा था कि स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती थी। वो किस पे डिपेंड करती थी? पाथ पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। कौन? स्पीड। चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती है, वो एक रास्ते पर निर्भर करती है कि रास्ते में कुल लंबाई तय कितनी की गई है। तो अगर उस कंसेप्ट को हम देखें तो स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी है? रॉन्ग। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ओके, बट स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। क्या दोनों स्केलर क्वांटिटी है? नहीं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी लेकिन स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं कि स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो इसको देखते हुए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हो जाएगा रॉन्ग। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ही फोर्थ ऑप्शन आया, आपको समझ आ गया होगा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। ठीक है ना। तो क्या बताया? चाल और वेग दोनों सदिश है, गलत है। चाल और वेग दोनों अदिश है, ये भी गलत है। चाल सदिश है और वेग अदिश है, ये भी गलत है। तो सही क्या है कि चाल जो है वो अदिश राशि है और जो वेग है वो सदिश राशि है। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा उसको करने में, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, उसने क्या कहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है कि नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द डिस्टेंस इट कवर्स इन दैट टाइम। उसने कहा कि यदि एक वस्तु एक शून्यतर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है, कह रहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं है। तब कहा कि देन द डिस्टेंस इट्स कवर इन दैट टाइम, कि उसकी जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उसने कवर की है, उसने कहा जो निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है तो उसके द्वारा इस समय में तय की गई दूरी किस पर निर्भर करती है? जो डिस्टेंस और ट्रेवल है वो किस पर डिपेंड करेगा? ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्या वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा? इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्या वो इनिशियल वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उस पर निर्भर नहीं करेगी? इंक्रीज लीनियरली विद टाइम। क्या वो टाइम के साथ इंक्रीज होगी? डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। क्या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा? क्या कहा उसने कि जो वो
त्वरण है, जो नियत त्वरण है, नियत त्वरण जीरो नहीं है, वो किस पर डिपेंड करता है कि उसके आरंभिक वेग पर निर्भर करता है, उसके आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करती है, क्या समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है, उसके आरंभिक विस्थापन पर निर्भर करती है। एक बात बताइए, जब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक बात बताइए, पूछा क्या है उसने, डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, कि उस केस में जब एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो उस केस में डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी। एक बात बताइए आप, डिस्टेंस, जब जो डिस्टेंस है उसको कौन बता रहा होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक है वेग है, वही तो बता रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब तो बॉडी रेस्ट में है, वो चल ही नहीं रही है। और दूसरे केस में अगर, एक बात बताइए, कितनी बॉडी फास्ट चली या कितनी स्लो चली, तो इस बात को कौन बताएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो बताती है ना, इस बात को प्रारंभिक वेग ही तो बताएगा। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो ही डिसाइड करती है कि वो कितनी स्टार्टिंग में कितनी तेज चली, फिर कितनी धीमी चली और कितनी तेज चली, और रेस्ट में थी या नहीं थी। इसलिए डिस्टेंस किस पर, क्योंकि डिस्टेंस कब कवर होगी, जब बॉडी मोशन में आएगी, और मोशन में आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग से ही तो चलेगी ना पहले, तो इसलिए डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी पे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 के सेकंड एग्जाम में आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू पे। देखिए, ग्राफ पढ़ चुके हैं हम, और ग्राफ में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पढ़ चुके हैं। अब जो भी कंसेप्ट है, जो भी ग्राफ में पढ़ा है, उसको ही बस यूज करना है क्वेश्चन के अंदर। कैसे? देखिए, ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, आप जब तक वो क्वेश्चन आपको समझना है, तो एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं जाते हैं, तब तक आप उसका आंसर ना दें। क्योंकि क्वेश्चन सबसे फर्स्ट थिंग है कि क्वेश्चन पहले आपको समझ आना चाहिए, तभी आप उसका आंसर करेक्टली दे सकते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा कि ऊपर दिए गए चित्र में तीन वस्तु हैं, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है और एक वस्तु सी है। उनके लिए समय अवस्थिति ग्राफ दर्शाए गए हैं। किसी क्षण मतलब t ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि समय जीरो नहीं है, वो चल रही है, गतिमान है। पर वस्तु ए बी सी की चालें क्रम से वी ए वी बी तथा वी सी के मध्य सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, अब यहां पे क्या है, ये तीन बॉडी हैं, ए बी और सी, और तीनों की तीनों मोशन में है, रुकी हुई नहीं है। टी जीरो से बड़ा होने का मतलब है तीनों की तीनों मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। अब इस केस में क्या बताना है, इस केस में एक रिलेशनशिप बताना है, क्या एक संबंध स्थापित करना है। वो संबंध क्या है, देखो ऑप्शन से आपको एक बात समझ में आ रही होगी। वो पूछ रहा है कि ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है। बड़ा होने से मतलब है कि जो ए है, अब बड़ा होने से अब क्या पता लगेगा, आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ किसका है, क्या ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ कौन सा है। क्या कहा उसने ग्राफ में, कि कौन कौन से ग्राफ की बात कर रहा है, टाइम पोजीशन किसकी बात कर रहा है, द फिगर शो अबव गिव्स द टाइम वर्सेस पोजीशन ग्राफ, टाइम वर्सेस पोजीशन ग्राफ। अभी अगर कुछ स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, इस ग्राफ को देख के 100%, अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। क्यों? वो देख रहे होंगे, अच्छा ये ऐसे बढ़ रहा है ऊपर को, तो ए सबसे कम ए होगा, उससे ज्यादा बी होगा और उससे ज्यादा सी होगा, तो वे क्या ऑप्शन लगा के आएंगे, वो ऑप्शन लगाएंगे ये वाला, ए उससे ज्यादा बी उससे ज्यादा सी। लेकिन यहां बच्चों एक बात ध्यान रखने वाली है, आप ध्यान से देखना, उसने कहा है टाइम पोजीशन ग्राफ, उसने बात करी है टाइम पोजीशन ग्राफ की, ठीक है। तो यहां जैसी बच्चा देखेगा बस वो ये तो देख लेगा कि अच्छा स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं होगा कि ग्राफ किधर से देखना है। आप एक बात बताओ, जब स्लोप बढ़ रहा होगा तो आप किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, टाइम के साथ तो देखते हैं ना, तो टाइम है इधर, आप देखना टाइम इधर है, पोजीशन इधर है। तो अब देखिए अब कौन सा रिलेशनशिप जो बिल्कुल एग्जैक्ट है वो करेक्ट होगा। एक बात बताइए, टाइम ये रहा, पोजीशन ये रही, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है ऐसे ऐसे उसकी स्पीड बढ़ती है ना, बताया था ना ग्राफ में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा ऐसे उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो बच्चों एक बात बताओ, टाइम के साथ में, ठीक है ना, टाइम के साथ में स्लोप कैसे बढ़ रहा है, ये टाइम है, इसके साथ में स्लोप सी, सी से आगे फिर बी, बी से आगे फिर ए। तो एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी किसकी होगी, ए की, उससे कम किसकी होगी, बी की, और उससे कम किसकी होगी, सी की। तो अगर करेक्ट इसमें करेक्ट रिलेशन की बात देखें तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, वी ए, फिर उससे कम कौन हो गया, वी बी, फिर उससे कम कौन हो गया, वी सी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर टाइम के और डिस्प्लेसमेंट के साथ में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो सबसे ज्यादा कौन है, वी ए, उससे कम कौन है, वी भी, और उससे कम कौन है, वी सी, क्योंकि टाइम का रिलेशनशिप पोजीशन के साथ में देखना है, ठीक है ना। तो क्या कहा उसने, समय का किसके साथ संबंध देखना है, उसकी पोजीशन के साथ में।
तो ग्राफ स्लोप तो देखते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन ये देखना चाहिए कि बढ़ किसके साथ में रहा है, तो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है ना। तो आई होप दैट आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना। बट ध्यान यही रखना है, अगर यहाँ पे पोजीशन होता, यहाँ पे टाइम होता, फिर क्या होता, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर क्या होता, ये टाइम अगर यहाँ पे होता पोजीशन और यहाँ पे होता टाइम, फिर क्या होता है टाइम के साथ ऐसे बढ़ रहा। ठीक है ना। तो सबसे कम कौन होता, ए, उससे कम ज्यादा कौन होता, बी, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो ए से ज्यादा बी और बी से ज्यादा सी। तो फिर कौन सा रिलेशन आता, फिर आता ए, कि सबसे कम ए, उससे ज्यादा बी और उससे ज्यादा सी। ठीक है ना। तो ग्राफ से आपको रिलेट करना है और देखना कि क्वेश्चन का आंसर क्या ठीक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बड़ा अच्छा पीवाईक्यू है और आपके 2019 के फर्स्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है। आप बहुत ध्यान से पहले आप पढ़िए, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, जिससे हमारे दिमाग में एकदम से बैठ जाना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए ग्राफ देखा है और ग्राफ में, हाँ, जैसे ग्राफ का क्वेश्चन आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, या वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो यहां से हमें सीधा पता लग गया कि कौन सा ग्राफ है, v वेलोसिटी t टाइम। तो ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, हमें ये यहां पे रिलेशन करेक्ट पता लग गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब हम ग्राफ के पढ़ते हैं, क्या कहा उसने कि इन द गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कि ऊपर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेटेड एंड डिक्लेरेटेड मोशंस आर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। उसने कहा कि दो मोशन बता रखे हैं। उसने क्या कहा, एक तो एक्सीलरेटेड बता रखा है और एक डिक्लेरेटेड बता रखा है, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले अगर एक्सीलरेटेड है तो एक्सीलरेटेड बताना है आपको, और फिर डिक्लेरेटेड है तो आपको फिर डिक्लेरेटेड बताना है। ठीक है। अब आप आइए, अब आप ग्राफ में देखिए कहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है और कहां पे डिक्लेरेशन हो रहा है। अब ग्राफ को देख के समझिए। देखिए आप सोचिए 5 सेकंड, आप एक बार देखिए कि कहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है और कहां पे डिक्लेरेशन हो रहा है। देखिए बच्चों, आइए 3 कंसेप्ट यहां पे यूज हो रहे हैं जो हमने ग्राफ में पढ़े थे ना। देखिए अगर आप इस लाइन को देखते हैं ए बी को, तो एक बात बताइए कि अगर इसको मैं यहां ज्वाइन करता हूं तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, नहीं है। और मैंने आपको बताया था अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या होगा, जो भी है हमारी ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन दे रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। और निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अच्छा यहां आइए, अब आप बी से सी तक देखिए। जब बी से सी तक गए तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, किसके, टाइम एक्सिस के। हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी किसके, हॉरिजॉन्टल है, टाइम एक्सिस के। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सी से डी पे क्या हो रहा है, सी से डी पे अगर आप इसको पीछे मिलाते हैं तो अगर इसको यहां ज्वाइन करते हैं तो थीटा 90 डिग्री से लेस देन है। जब थीटा 90 से लेस देन होता है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब आइए, तो यहां से आपको एकदम से आंसर पता लग गया होगा इतना ही देखने में, लेकिन जिसको नहीं समझ आ रहा अब भी देखिए। ए भी घट रहा है, दैट मींस घटने का मतलब है निगेटिव एक्सेलरेशन, और निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डिक्लेरेशन। तो ए से बी पे क्या हुआ, डिक्लेरेशन। फिर सी से डी पे क्या है, फिर क्या है, वो बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो सी से डी पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन, यहां पे डिक्लेरेशन। तो आपको रेस्पेक्ट में बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक है। पहले क्या पूछा उसने, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड किधर हुआ, सीडी में। ये देखिए सीडी तो यहां भी है, सीडी यहां भी है, लेकिन उसके बाद बताना फिर डिक्लेरेटेड। डिक्लेरेटेड किस में हुआ, ए बी में। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, सी डी और ए बी। ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन, सी डी और ए बी, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों सी डी और ए बी क्यों है पहले, क्योंकि सी डी का मतलब है पहले क्या हुआ, बढ़ना, दैट मींस एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है ना। वो बॉडी क्या हुई, एक्सेलरेटेड हुई। फिर उसने क्या पूछा, डिक्लेरेटेड। डिक्लेरेटेड कहां हुआ, ए से बी पे। तो ए से बी पे क्या हुआ, डिक्लेरेशन, और सी से डी पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन, दैट मींस यहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन सीडी, और यहां पे क्या आ रहा है, डिक्लेरेशन। सीडी एंड ए बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यही हमने ग्राफ से पता लगा कि कैसे है वो बढ़ता है, कैसे देखते हो। तो थीटा से, थीटा का रोल मैंने आपको बताया था 90 डिग्री से ग्रेटर देन है या 90 डिग्री से लेस देन है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। क्या कहा उसने कि कंसीडर द फॉलोइंग वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। फिर देखिए क्या कहा उसने कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किस ग्राफ की बात कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, कि एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम है। अच्छा ठीक है, अब क्या पूछना क्या चाह रहा है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू
8 to 12 सेकेंड, कह रहा कि 8 से 12 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताइए कितना है इस ग्राफ को देख के। तो आप सबसे पहले तो आपको बहुत ध्यान से ग्राफ देखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन ही देता है, लेकिन बात ये है वो पूछ रहा है कि 8 से 12 इस टाइम के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो 0 से स्टार्ट हुआ, 4, 4 से 8, 8, लेकिन वो केवल पूछ रहा है कि 8 से 12 के बीच में आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। अब बच्चों एक बात बताओ, ठीक है, एक्सेलरेशन तो उसने पूछ लिया। अब एक बात देखिए, ये जब 8 से 12 था, देखो 8 तक तो वो हॉरिजॉन्टल था उसके साथ साथ में, ठीक है ना, ये वेलोसिटी क्या थी, इसके साथ साथ था कांस्टेंट थी, ठीक है ना, क्योंकि वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन जैसे ही वो 8 सेकंड पे पहुंची तो उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड जा रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो जब डाउनवर्ड जा रहा है तो ये आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो क्या हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। इसका मतलब है वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो गई, यहां से वेलोसिटी घट रही है। और कैसे घट रही है वेलोसिटी, देखना जरा, पहले कितनी थी 8, फिर कितनी हो गई 4, पहले कितनी थी 8, फिर कितनी होगी 4, वेलोसिटी घट रही है, ठीक है ना भाई। यहां पे वेलोसिटी कितनी थी 8 थी, लेकिन यहां आते आते थे वेलोसिटी कितनी होगी 4 होगी। तो इस जो टाइम इंटरवल ही है इसके बीच में एक्सेलरेशन निकालना, एवरेज एक्सेलरेशन। आइए करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। अब एक बात बताइए, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 8 थी, 8 से कितनी हो गई 4 हो गई। तो एक बात बताओ, इसमें फाइनल वेलोसिटी कौन सी है और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, क्योंकि बच्चा यहां भी कंफ्यूज होगा। वो क्या करेगा, इसे तो मान लेगा इनिशियल 4 को और 8 को मान लेगा फाइनल, जबकि ये गलत है। घटना कहां से स्टार्ट हुई है, घटना स्टार्ट हुई है 8 से, और घटती घटती कितनी रहेगी 4। तो जो 4 है ना वो फाइनल वेलोसिटी है, वो अंतिम वेग है। जो 8 है वो उसके लिए प्रारंभिक वेग है, वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो एक बात बताइए, V2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4। आइए V1 कितनी है, मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी 8, ठीक है ना, घटते घटते कितनी रहेगी 4। टाइम पे आइए, टाइम T2 माइनस T1, टाइम को तो T2 माइनस T1 ही लिखेंगे भाई, ऐसा थोड़े लिखेंगे 8 माइनस 12, क्योंकि जब वो आगे पहुंच गया तो T2 में से T1 को तो माइनस करेंगे ना, तो T2 माइनस T1 मतलब ये T2 है और ये T1 है, तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, ठीक है ना, तो 12 माइनस 8, तो आंसर कितना आएगा, 4 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस के 4, और 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट है, माइनस के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले आपको देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यहां तक वेलोसिटी में क्या था, वो जो वेलोसिटी थी वो कैसी थी, वो उसके साथ साथ में क्या थी, बिल्कुल कांस्टेंट रेट से चल रही थी, बिल्कुल कांस्टेंट रेट से चल रही थी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, यहां से वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो गई। जैसे ही वेलोसिटी घटी तो एक बात बताइए, रिटार्डेशन होगा नहीं होगा, और वेलोसिटी घट के कितनी हो गई 8 से 4 होगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 है और ये 8 है, ये थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा होगा, ये 4 है और ये 8 है। 4 मतलब फाइनल वेलोसिटी, 8 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि घटना यहां से स्टार्ट हुई और घटती घटती कितनी रह गई 4। तो 4 फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है और 8 इनिशियल वेलोसिटी है, ये प्रारंभिक वेग है। टाइम कितना लगा उसे, कितने टाइम में घटी वो, 8 से 12 सेकंड में घटी वो, ठीक है ना। तो फाइनल टाइम क्या है आपका, T2 कितना है 12 है और T1 कितना है, इसके लिए 8 है, इसके लिए इस टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है ना। तो हम वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, और आंसर आ जाएगा माइनस के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एनडीए 2018 के सेकंड एग्जाम में आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा भी क्वेश्चन है, बहुत प्यार के साथ में और इंटरेस्ट के साथ में करेंगे, करिए आप। बस इसको इतना 5 सेकंड में ऐसा आंसर दे सकते हैं, 5 सेकंड लगेंगे नहीं इसका आंसर देने में, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि कह क्या रहा है उसके अंदर। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग कार ऑन अ रोड। फिर उसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वो कह रहा है कि विच सेगमेंट कौन कौन से सेगमेंट, तो बहुत सारे हो सकते हैं, 0 से ए भी है, ए से बी है, बी से सी है और सी से डी है। वो कह रहा है कि विच सेगमेंट की उनमें से कौन सा सेगमेंट है जो रिटार्डेशन को बता रहा है, ठीक है ना। रिटार्डेशन का मतलब है निगेटिव एक्सेलरेशन को बता रहा है, और एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, घट रही होगी, तभी तो होता है ना। तो यहां से बस केवल इतना देखना है कि वो कौन सा स्लोप है जो घट रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स जो रिटार्ड हो रहा है वो कौन सा स्लोप है। आइए
सेगमेंट अगर इस O से A तक की बात करें सेगमेंट की, तो ये यूनिफॉर्म है, दैट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, क्योंकि वो बढ़ रहा है यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो रिटार्डेशन को नहीं बता रहा। यहां है कांस्टेंट, अब अगर यहां कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, वो तो रिटार्डेशन की बात पूछ रहा है। अब हम बात करते हैं बी से सी पे, लेकिन जैसे ही बी से सी पे आ रहे हैं, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में यही था कि बी से सी पे मतलब उसकी जो वेलोसिटी वो घट रही है अब, ठीक है ना, वो क्या हो रही है, घट रही है। अगर आप इसको एंगल देखेंगे तो थीटा कितना होगा, 90 से ग्रेटर देन होगा इसके अंदर, ठीक है। अगर 90 से ग्रेटर देन है तो ये क्या हो रहा है, स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है, तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। तो कौन सा सेगमेंट रिटार्डेशन को बता रहा है, कौन सा सेगमेंट है, बीसी सेगमेंट है जो रिटार्डेशन को बता रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि कौन सा खंड मंदन को प्रदर्शित करता है, तो मंदन को कौन प्रदर्शित करेगा, बीसी। कौन सा सेगमेंट है, बीसी है जो मंदन को प्रदर्शित कर रहा होगा, क्योंकि इसमें वेग क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके एनडीए 2015 के सेकंड में आया हुआ है, और आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कितना इजी है, ये एनडीए पीवाईक्यू है कि कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको ध्यान से। उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ये चार ग्राफ देखे हैं और चारों ग्राफ में से उसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, कि कौन चारों में से कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। क्या कहा कि इन निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है, ठीक है ना। कौन से ग्राफ से एक समान गति का पता चलेगा, ये देखिए। आइए, एक समान गति, अब सबसे पहले बात यह है, ये देखिए कि ग्राफ है कौन कौन से, देखना जरा। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर हमें मोशन को बताना हो, वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो कौन सा ग्राफ बताएगा, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएगा। मोशन को बताने के लिए स्पीड बतानी होती है, नहीं होती है, कि स्पीड कितनी है, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड घटेगी, यही तो मोशन को बताती है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन बात यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों में क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो क्या ये स्पीड को बताएंगे, क्या ये मोशन को बताएंगे, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नहीं। कौन बताएगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो दो तो ऑप्शन है ही नहीं, ना तो ऑप्शन ए है ना ऑप्शन बी है। अब ऑप्शन देखना कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन है, कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। क्या होना चाहिए कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस करे, ऐसा नहीं है कि भी घट रही है कभी बढ़ रही है, वो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। वो बात कर रहा है केवल यूनिफॉर्म मोशन की, एक ही रेट से चले वो। अब कैसा है, देखिए ऑप्शन सी में देखिए आप, देखिए ये स्लोप है, पहले क्या हो रहा है, पहले तो उसकी स्पीड क्या हुई, पहले तो स्पीड घटी, फिर क्या हुई, कांस्टेंट है, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये बता रहा है कि वहां पे वो रेस्ट में थी, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होता। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, वो तो चल ही नहीं रही है। लेकिन अगर बात करें फिर क्या हुआ, कि फिर वो स्पीड बढ़ने लगी, तो क्या मोशन यूनिफॉर्म होगा, क्या गति एक समान गति होगी, गलत है बिल्कुल, ठीक है ना। आते हैं ऑप्शन, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन बचा हमारे पास में फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। कैसे ठीक होगा, लेकिन देख लेते हैं। देखो पहली बात तो ये, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है भाई, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। लेकिन कैसा है स्लोप, कैसा स्ट्रेट लाइन स्लोप है, और स्ट्रेट लाइन स्लोप किसको बताता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को बताता है। लेकिन किस यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म मोशन को। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्पीड को बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, और ये जो स्लोप है कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो इस ग्राफ में बस केवल ये बताना था कि यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि सर मोशन तो स्ट्रेट लाइन तो इसमें भी है, बेशक चाहे वो रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन है तो यूनिफॉर्म ही नहीं। ये बात ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। और ये आपके एनडीए 2018 के, ये यहां पे थोड़ा सा ढका हुआ है कि एनडीए 2018 के फर्स्ट में आया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप 5 सेकंड के लिए इसे देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 5 सेकंड को आपको देखना और ऑब्जर्व करना है, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है।
देखिए बच्चों, पहले पढ़ते हैं, और सबसे पहले ग्राफ पढ़ते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, बार बार रिपीट करता हूं मैं कि वो कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कहीं हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखते हैं, कहीं एस से लिखते हैं, तो एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, हमें पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो हमें यह भी पता लग गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द प्लॉट गिवन अबाउट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद टाइम टी। द पार्टिकल इज, कि जो पार्टिकल है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वो क्या बता रहा है, क्या वो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या वो एक समान वेग से चल रहा है, मूविंग विद एक्सेलरेशन, क्या वो एक समान त्वरण से चल रहा है, मूविंग विद डिक्लेरेशन, क्या वो मंदन से चल रहा है, एग्जीक्यूटिंग ए पीरियोडिक मोशन, क्या वो आवर्त गति कर रहा है, क्या वो, तो पहला ऑप्शन देखिए, एक समान वेग से चल रहा है। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था, इसको हमने एंगल से देखा था। कैसे देखा था कि मान के चलो एक बार कंडीशन यहां है, एक बार वेलोसिटी है, एक बार वेलोसिटी है, तो अगर इसको हम ज्वाइन करें तो हम देखते थे कि स्लोप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ऐसे ऐसे स्लोप बढ़ रहा है, और जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है ना। अब जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो घट नहीं रही है वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक बात बताओ, क्या एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ये स्लोप है कौन के, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आपका रिटार्डेशन तो होगा ही नहीं। तो इस केस में हम बात करें, रिटार्डेशन को डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, तो डिक्लेरेशन तो होगा ही नहीं किसी भी केस में, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है कि मंदन तो हो ही नहीं रहा है। फिर ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं, एग्जीक्यूटिंग ए पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, ठीक है ना। अब रिपीट क्या रिपीट कर रहा है, ये बस केवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, ये बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, तो ये पीरियोडिक मोशन भी नहीं होगा। ये पीरियोडिक मोशन मतलब आवर्त गति भी नहीं कर रहा है। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं पहले, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों एक बात बताओ, फिर यूनिफॉर्म आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होती तो स्लोप कैसा होता, स्ट्रेट लाइन होता, नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता, नहीं होता, लेकिन यहां पे स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्लोप कैसा है, पैराबोला है, कौन के अपवर्ड है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए भी आपका रॉन्ग है। फिर वो कह रहा है मूविंग विद एक्सेलरेशन, हाँ ये एक त्वरण से चल रहा है, ये एक त्वरण से चल रहा है। क्यों, त्वरण होने की, एक्सेलरेशन होने की कौन कौन सी कंडीशन है, या तो स्पीड बढ़े या स्पीड घटे या डायरेक्शन चेंज हो। तो इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड घट तो रही नहीं है, स्पीड क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। और स्पीड बढ़ने का पता कैसे लगा, जो हमने ग्राफ में देखा था कि थीटा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो उस केस में स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि मूविंग विद एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो किसके साथ चल रहा है, त्वरण से चल रहा है वो, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्यार से आपको समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एनडीए के 2013 के सेकंड में ये आया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस आपको ध्यान से जो ग्राफ आपको समझाए हैं मैंने, वो ग्राफ आपको ध्यान से पढ़ने हैं, और अगर आपने ग्राफ ध्यान से पढ़ लिए तो फिर आप बहुत ही मजे मजे में आपको क्वेश्चन को करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये आपके एनडीए 2013 के सेकंड में आया हुआ है, ये आपके 2000 सेकंड में, किसके, 2013 के सेकंड में आया हुआ है, ठीक है ना। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे, ये बच्चों थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जैसे ही ग्राफ देखते हैं तो मैंने एक बात फिर रिपीट करूंगा, आपको क्या देखना है कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। एक बात को बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आपके माइंड में ना बिल्कुल बैठ जानी चाहिए वो, बिल्कुल, क्योंकि जब तक रिपीट नहीं करूंगा तब तक नहीं बैठेगी ना, ठीक है। तो बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप एक बात देख रहे हैं, t इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वो रेस्ट तो स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या कहा उसने कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सी एक ऊपर दिए गए वेग समय आलेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित होती है, कि इनमें से इस ग्राफ को देखना है, चार ऑप्शन में से उसका आंसर बताना है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है। पहले तो मैं ग्राफ ही समझ में आना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, देखो बेटा, इसमें हिंट देने के लिए आप देखिए थीटा जो है वो किससे ग्रेटर देन है, 90 डिग्री से ग्रेटर देन है इस केस में, ठीक है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी यहां से सीधा सीधा, कि आपने तो पढ़ रखा है कि अच्छा कि सर बार बार रिपीट कर रहे हो कि थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, इसका मतलब कुछ तो घट रहा है, ठीक है ना, कुछ तो घट रहा है। वो क्या घट रहा है
उसको पता लगेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, नहीं देता है। ठीक है, एक बात बताइए आप, अब हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन से पता लग जाएगा। पहला ऑप्शन, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए सर्कल। अगर यो कह रहा कि सर्कल पे यूनिफॉर्म वृत्त पर एक कण की एक समान गति, कि किसी वृत्त पे एक समान गति है उसकी। एक बात बताओ बच्चों, जब हम सर्कुलर मोशन में होते हैं तो डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, नहीं होती है? बार बार डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसका मतलब तो यह यूनिफॉर्म मोशन है, वो बार बार वेलोसिटी चेंज होती है, तो क्या एक्सीलरेशन होगा उसमें, रिटार्डेशन होगा, क्या होगा? सेकंड ऑप्शन पाइए, उसने कहा एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच हैज ए नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, कि एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच हैज ए नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, की एक्सीलरेटेड मोशन है किसका, नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये है, क्या एक्सीलरेशन हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो डाउनवर्ड जाने का मतलब है वेलोसिटी क्या हो रही है। उस केस में जब वेलोसिटी घटेगी तो क्या होगा, क्या रिटार्डेशन नहीं होगा, क्या मंदन नहीं होगा? जब वेलोसिटी घटेगी, जब मंदन होगा, तो इसका मतलब ये वाले दोनों ऑप्शन तो पहले वाले तो गलत ही हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया, सीधा सीधा इतना क्लियर होगा, ज्यादा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता लग गया कि आप कहोगे कि सर जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन तो होना ही नहीं उस केस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना है, इसका मतलब होना उसमें रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। तो हमें इतना पता लग गया कि सी और डी में से कोई सा एक ऑप्शन है, लेकिन सी और डी की कंडीशन पढ़ते हैं कि क्या है। सी ऑप्शन की कंडीशन पढ़ते हैं कि डिक्लेरेटेड मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच हैज एन इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी। क्यों कह रहा कि शून्यतर प्रारंभिक वेग वाले कण की मंदित गति है, कि इस केस में ऐसा नहीं है, प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है। अब एक बात बताओ बच्चों, जब किसी की स्पीड बढ़ी फिर क्या होगी, घटेगी, तो उसने उस केस में कहा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, कि बिना किसी प्रारंभिक वाले कण की मंदित गति, कि उसमें एक बात बताओ, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो फिर तो कुछ होना ही नहीं था उसमें। ठीक है ना, पहले क्या हुआ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी स्पीड बढ़ी, फिर उसके बाद उसकी स्पीड घटी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी, कि डिक्लेरेटेड मोशन हुआ उस पार्टिकल का, लेकिन कब, इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी। किस केस में, जब उसकी वेलोसिटी कैसी थी, नॉन जीरो। ठीक है, उसका वेग कैसा था, प्रारंभिक वेग था, जो जीरो नहीं था, शून्य नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और 2013 के सेकंड में ये आपका PYQ आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ चीज समझते हैं। अब बच्चों, हम काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक और, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, गति की 3 समीकरण। कौन कौन सी होती है गति की 3 समीकरण? देखिए, फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। कौन सी होती है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। क्या बताती है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है कि इट टेल्स अस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t व्हेन इट्स एक्सीलरेटेड एट a, कि यह बताता है कि समय t में किसी वस्तु की अंतिम वेग क्या होगी जब उसका त्वरण a है, जब उसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन उसका a है, टाइम t है, तो उसकी लास्ट में जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी। और इससे ही तो एक्सेलरेशन का पता लगता है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपको बताया था, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, कैसा आएगा देखो जरा, u को इधर लेके आएंगे, u को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू टी, टी है, टी को नीचे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी। तो एक्सेलरेशन क्या बताएगा, ये तो बताता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। यही तो है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये कहां से आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या बताएगी, क्या बताएगी आपको, किसी वस्तु का अंतिम वेग, उसकी फाइनल वेलोसिटी बताएगी जब उसका एक्सेलरेशन a होगा और टाइम t होगा, किसी टाइम t में जब वो चल रही होगी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सेकंड इक्वेशन, दूसरी समीकरण। क्या है दूसरी समीकरण, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। और बच्चों इसे मैं आपको बताऊं, इसको कौन सी समीकरण, पहले देखते कि बताती क्या है। इट टेल्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t अंडर द एक्सेलरेशन। देखो आप यहां देख रहे होगे कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s क्या है यहाँ पे, s डिस्प्लेसमेंट। देखो ये सिंबल से हम पहचानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, स्मॉल u से, फाइनल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, v से, अंतिम वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, त्वरण को, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से, टाइम को t से, और डिस्टेंस को s से।
डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? एस से। तो यहां देखिए ये जो है आपका एस, एस मतलब ये किसको बता रही होगी? आपके डिस्टेंस को बताएगी। कब? इस इक्वेशन का एक नाम और है बच्चों, इस इक्वेशन का एक नाम और है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं कि देखो ऐसे डिस्प्लेसमेंट ये टाइम, तो इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या बताती है? क्या बताता है कि समय t में त्वरण a के तहत वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस को बताने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है ना। एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2s। अब बच्चों आप एक बात देखना, यहाँ पे टाइम नहीं है, ठीक है ना। पहले इसको हम ये बोलते क्या है इस बच्चों, इसको हम वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोलते हैं, ऐसे इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। अब बात यह है, एनडीए में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना बच्चों, कोई भी अगर वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन गिवन होगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा होगा। या ऐसा होगा कि उसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया होगा, तब वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट यहां भी है, डिस्प्लेसमेंट यहां भी है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो अगर वो पूछ, अगर टाइम गिवन ना हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। इन इक्वेशन को जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा कि इनका कहां कहां यूज है और किस किस तरह से क्वेश्चन इन पे आएंगे। वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तब करेंगे। तो कौन कौन सी मोशन इक्वेशन होगी? 3 इक्वेशन होगी। फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस एटी, सेकेंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as। तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि आया ना एक क्वेश्चन PYQ 2025 अपडेटेड क्वेश्चन है। देखिए 2025 के फर्स्ट में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिए जरा। उसने कहा कि किसी पिंड की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण सही नहीं है। 4 इक्वेशन दे रखी हैं और पूछा कि 4 इक्वेशन में ये बताइए कि कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, करेक्ट इक्वेशन कौन सी नहीं है आखिरकार। बच्चों एक बात ध्यान रखना, आप ये जो देख रहे हैं ना, एक इक्वेशन होती है s इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन ये कहां यूज होती है? जब nth टाइम में डिस्टेंस निकालनी होती है ना, वो कह देगा कि सेकंड में या 4th सेकंड में आप डिस्टेंस निकालिए, तब ये इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से, तब समझ आएगा। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन बात ये है कि ये देखना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है ना। आइए देखते हैं एक एक ध्यान करके। देखो बच्चों पहले पे फर्स्ट इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या इक्वेशन करेक्ट है? अभी हमने पढ़ी थी पहली इक्वेशन करेक्ट है, पहली इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है ना। आओ बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? u इज इक्वल टू v माइनस एटी। क्या एक बात बताओ, अगर मैं एटी को इधर लेके जाऊं तो प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इस केस में? ये u प्लस एटी इज इक्वल टू में v, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो क्या इक्वेशन ठीक नहीं है? तो फर्स्ट इक्वेशन भी ठीक है और सेकंड इक्वेशन भी ठीक है। ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन भी ठीक है और आपकी सेकंड इक्वेशन भी ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड इक्वेशन u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है ना। देखते हैं बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, और क्या है? u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। अगर मैं v स्क्वायर को इधर लेके जाऊं, तो क्या बनेगा? u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस के v स्क्वायर। क्या ये ठीक है? या मैं एक काम करूं, u स्क्वायर को इधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा? माइनस के v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as माइनस के u स्क्वायर। क्या ये ठीक बनेगा? नहीं। क्या ये थर्ड इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। तो क्या एक बात बताइए, क्या दोनों केस में से कोई सी इक्वेशन बन रही है? नहीं बन रही। इसलिए उसने क्या पूछा था कि इनकरेक्ट, कि जो करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट बताना है। तो थर्ड इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बनेगी बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी। डी तो ठीक है, क्योंकि डी इक्वेशन तो nth सेकंड में निकालने के लिए क्या होती है? u प्लस हाफ 2n माइनस में 1।
ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। तो ये ध्यान से देखना है कि उसने पूछा था कि इन इक्वेशन में से इक्वेशन कौन सी करेक्ट नहीं है, बताइए, है ना। आ गया ना, तीनों इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आ गया 2025 पे फर्स्ट। नेक्स्ट चलिए देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कमाल की बात यह है ये भी आपके 2025 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन किस पे है? इक्वेशन ऑफ मोशन पे है। लेकिन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन पे है ये बात पता लगेगी हमें कुछ क्वेश्चन को करने के बाद में। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है। देखिए, उस क्वेश्चन ने कहा है ए कार हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, कहा कि एक कार का प्रारंभिक वेग जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। यू कितना है? 12 मीटर पर सेकंड है। अब उसने कहा इसे 45 मीटर की दूरी पर विराम अवस्था में लाया जाता है। मतलब कितना चलती है वो डिस्टेंस, कितनी चलती है? 45 मीटर तक चलती है। तो एस कितना है यहाँ पे? एस कितना आएगा? 45 मीटर। ठीक है। अब कहा कि कार का त्वरण क्या है, निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो एक बात बताओ बच्चों, जब वो चल रही होगी, जब ऐसे चलेगी और कुछ टाइम बाद में जाके जाएगी रुक, वो जब वो रुक जाएगी तो क्या फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी? उसमें जो उसका अंतिम वेग है वो तो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है। अब उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालो। देखो, एक्सेलरेशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में। अगर एक बात बताना बच्चों, अगर इस केस को मैं अगर इससे निकालने की कोशिश करूं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो इससे भी निकाल सकता हूं, एक्सेलरेशन इससे भी निकाल सकता हूं, ठीक है ना। बट टाइम ना तो उसमें टाइम गिवन ही नहीं है भाई, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, और उसमें टाइम गिवन ही नहीं है। तो फिर मेरे पास में एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन बची? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। कौन सी इक्वेशन बचती है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फिर देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, एक्सेलरेशन यहां से मैं निकालता हूं लेकिन टाइम चाहिए मुझे, टाइम उसमें गिवन नहीं है। एक्सेलरेशन यहां से मैं निकाल सकता हूं लेकिन टाइम चाहिए मुझे, टाइम यहां भी गिवन नहीं है। तो टाइम तो गिवन नहीं है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि v भी हमारे पास में है, u भी है, s भी है, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, त्वरण हमें बताना है। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। आइए देखिए, v कितना बच्चों? v तो जीरो ही हो गया, v तो इस केस में कितना हो जाएगा? जीरो। u कितना है? u है 12, और u का स्क्वायर है 12 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 45। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 45। 0 इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 144, और कितना हो गया? 45 टू जा 90a। ठीक है ना। आइए इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90a माइनस 144 माइनस 1। मैंने क्या करा बच्चों? 144 को इधर लेके आ गया तो 144 माइनस का हो गया। ठीक है ना। 90 को उसके नीचे के लेके जाऊंगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? माइनस के 144 अपॉन में 144 अपॉन में 90। ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे, तो सॉरी 144 को डिवाइड करेंगे किससे? 90 से। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 90 से तो आंसर कितना आएगा? 1.6 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। 1.6 मीटर। क्यों? इसकी एसआई यूनिट, क्योंकि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, क्या माइनस नहीं आएगा? क्या माइनस आएगा? नहीं आएगा। अब माइनस का मतलब क्या है? जब वेलोसिटी घट रही होगी तभी तो बॉडी रुकी होगी ना जाके। उसने कहा कि 45 मीटर चलने के बाद में रुक गई। मान लिया मैं बाइक लेके जा रहा था तो मैंने क्या करा? ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन हुआ होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन बता रहा है कि रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है। तो आंसर कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? माइनस के 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे पीवाई को अभी हमें और भी करने हैं। ठीक है ना। आपको बस एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले जो अब तक पढ़ाया गया उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्राफ के जो क्वेश्चन थे वो थे जो आपको सारा पढ़ाया गया है। जिसने ग्राफ अच्छे से पढ़ रखे होंगे वो इन पीवाई को ऐसे कर रहा होगा सेकंडों में। ठीक है ना, देखने के बाद में। तो ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में और बहुत अच्छे एनडीए पीवाई के साथ में। आई होप आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है ना। और ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे डेली। ठीक है। थैंक यू
जय हिंद, जय भारत।